ऐसा कौन सा इंटरव्यू था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, या कहें कि उस इंटरव्यू में क्या था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। उन वीडियोस में एक कैंडिडेट है जिसने ओडिशा के सिविल सर्विसेज को टॉप किया था, लेकिन उस सिविल सर्विस को टॉप करने के बावजूद वो उसे ज्वाइन नहीं कर पाती हैं। वो एक PSU में इंजीनियर हैं, फाइनली वो IAS बनती है। डिटेल्स दे रखे थे। इस डिटेल में ये था कि उनके परिवार की जो कृषि से होने वाली आमदनी है वो लगभग कुछ संख्या रही होगी, शायद 1 लाख रुपया या कुछ, और उसमें उन्होंने पिता की आय 1 लाख रुपया लिखी और माँ की आय 0 लिखी। मैंने ये सवाल पूछा उनसे, ये है जब आपके सामने कोई ऐसा कैंडिडेट आकर बैठे जिसे हम IIT और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की भाषा में फंडू कैंडिडेट कहते हैं, कि जिस विषय के ये विद्यार्थी रहे उस विषय से इनकी मोहब्बत झलकती है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अक्सर बार बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर आपने बहुत इंटरव्यू लिया, आपका फेवरेट इंटरव्यू कौन सा है। तो आज इस अनौपचारिक किस्म की चर्चा में मैं इस बात पर डिस्कस करूंगा कि मेरा फेवरेट इंटरव्यू, या फिर कहें कि ऐसा कौन सा इंटरव्यू था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, या कहें कि उस इंटरव्यू में क्या था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसलिए अगर आप इंटरव्यूइंग स्किल पर, या आपने कभी इंटरव्यू देना है उसके लिहाज से आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा इंटरव्यू, ऐसा कौन सा इंटरव्यू होगा जो कि इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सके, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और मैं बहुत फ्रैंक तरीके से, ईमानदार तरीके से आज के वीडियो में इस पर चर्चा करने वाला हूँ। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में दरअसल कि मेरी नज़र में, ध्यान रखिएगा यहाँ सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश रहेगी। मैं जिस इंटरव्यू को सबसे अच्छा मान रहा हूँगा, पिछले 20-22 साल के अपने अनुभव के आधार पर मान रहा हूँगा, हज़ारों ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद जिन्होंने मेंस की परीक्षा, चाहे PCS में या IAS के लिए UPSC की परीक्षा पास की है, उनसे जो मेरा संवाद हुआ है, जो संपर्क हुआ है वह है, और मेरे फेलो पैनलिस्ट जो कि बहुत सीनियर IAS ऑफिसर्स भी रहे हैं और एकदम बहुत लोकप्रिय शिक्षक भी रहे हैं, उनसे जो मेरी संवाद से जो मेरी समझ बनी है, उसके आधार पर अब तक मेरे लिए गए इंटरव्यूज में जो सबसे अच्छे इंटरव्यूज हैं उनको आधार बनाते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि दरअसल सबसे अच्छा, एकदम फंडू और पूरी तरीके से प्रभावित कर सकने वाले इंटरव्यू में क्या क्या चीजें हो सकती थी। और इसमें जाहिर है कि कुछ इंटरव्यूज का उल्लेख भी आएगा। ये व्यक्तिगत लोगों पर केंद्रित चर्चा नहीं है, लेकिन कौन से गुण हैं उन पर हम प्राइमरीली चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इंटरव्यू में क्या चीज दिखाई देती है जिसके बाद मुझे लगता है कि ये एक रेड फ्लैग है। अगर किसी कैंडिडेट में ये चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब इस कैंडिडेट को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ है, या इस पर्सनैलिटी में, इस व्यक्तित्व में कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले उन चीजों से शुरू करते हैं। पहली चीज है, पहला रेड फ्लैग है एरोगेंस। अगर एक कैंडिडेट अपनी जिंदगी के शायद सबसे महत्वपूर्ण साक्षात्कार में जो प्रभाव दे रहा है, जो इंप्रेशन दे रहा है, वह एरोगेंस का है, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास विवेकाधीन शक्तियां, जिन्हें हम डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं, वो पर्याप्त होती है। ऐसे में अगर एरोगेंस आपकी पर्सनैलिटी का एक बेसिक ट्रेट है, तो जब आपके हाथ में ये शक्तियां आएंगी तो इट विल एड फ्यूल टू फायर। क्योंकि वहां तो एक अच्छे खासे विनम्र व्यक्ति के एरोगेंस हो जाने की आशंका है। आप पहले से एरोगेंट हैं तो सोचिए वहां जाकर क्या हो जाएंगे। इसलिए जिस किसी भी कैंडिडेट में एरोगेंस दिखाई देता है, हम मानते हैं कि एक रेड फ्लैग है। इस व्यक्ति को थोड़ा और ज्यादा नजदीकी से देखकर, समझकर ही इसका मूल्यांकन करना चाहिए। आप पूछेंगे सर एरोगेंस कैसे दिखाई देगा, क्योंकि उस समय तो अधिकांश जो कैंडिडेट होंगे वो पोलाइट ही दिखने की कोशिश कर रहे होंगे। बात बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार एरोगेंस छिपाए नहीं छिपती। ये आपकी भाषा में दिखाई देती है, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी दिखाई देती है। आप बैठते समय जब आपसे कहा गया सीधा बैठना है, तब सीधे बैठने का क्या मतलब आप लगाते हैं, आप कैसे देखते हैं। खास तौर से अगर आप मान लीजिए एक पुरुष हैं, तो बोर्ड में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको देखते समय आपकी आंखें और आपका नॉन वर्बल जो व्यवहार है वह कैसा है, इससे कई बार साफ साफ एरोगेंस दिखाई देती है, और एरोगेंस इज अ रेड फ्लैग। इसी श्रृंखला में आगे चलें तो एक और रेड फ्लैग है, विच इज इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता। जब आप अपना परिचय देते हुए, आप अपने बारे में बताते हुए, या किसी सवाल का जवाब देते हुए ऐसे किसी भी व्यक्ति, समुदाय या समूह के लिए जो समाज में
किसी भी मायने में मार्जिनलाइज्ड माना जाता है, हाशिए का माना जाता है, वह स्त्री हो सकती हैं, वह जाति के आधार पर दलित हो सकते हैं, वह अल्पसंख्यक हो सकते हैं, वह विदेशी हो सकते हैं, वह कई बार पशु हो सकते हैं, वह कई बार आपसे कम कमाने वाले लोग हो सकते हैं, आपके जो की मदद करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वे हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, कुछ भी। मान लीजिए किसी भी संदर्भ में इनके बारे में बात हो रही है, तब आपकी क्या भाषा है उनके प्रति उससे स्पष्ट होता है। या मान लीजिए आपका उपहास में, आपकी हंसी में किन चीज़ों पर आपको हंसी आती है, किन चीज़ों पर हंसी नहीं आती, इन सब से कई बार आपकी असंवेदनशीलता दिख सकती है। और किसी भी कैंडिडेट में जब असंवेदनशीलता दिखाई देती है देन इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग, क्योंकि इनसेंसिटिविटी एक डेमोक्रेटिक देश में ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, दरअसल समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये इनसेंसिटिविटी आती कहाँ से है? ये आती है आपके प्रिविलेजेस से, क्योंकि जो आपके प्रिविलेजेस होते हैं, मान लीजिए आप पुरुष तो आप जेंडर के आधार पर प्रिविलेज्ड क्लास से, अगर मान लीजिए आप रिलेटिवली एक संपन्न परिवार से आते हैं, ठीक है, तो आप क्लास के आधार पर एक प्रिविलेज्ड क्लास है। इसी तरीके से ये सामाजिक श्रेणियों पर लागू होगा, अन्य चीजों पर लागू होगा। और इनसेंसिटिविटी अक्सर प्रिविलेज्ड के मन में डिप्राइव्ड के लिए होती है या हो सकती है। इसलिए जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, मान लीजिए कोई एक सवर्ण जाति का व्यक्ति आकर पूछा और बैठा और हम उनसे पूछे कि दलितों के उत्थान के लिए या दलितों की सहायता करने के लिए आपके मन में क्या योजनाएं, ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय वे दलितों को अदरनेस के साथ बात कर रहा है, अन्यता के साथ बात कर रहा है, दे देम के सेंस में बात कर रहा है या वी वाली सेंस में बात कर रहा है, इससे इनसेंसिटिविटी स्पष्ट होती है। यानी ये भाषा के स्तर पर स्पष्ट होती है और बहुत बार जैसा मैंने कहा कि यह आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी स्पष्ट होती है। मसलन क्या आप बोर्ड की फीमेल मेंबर से बात करते समय भिन्न तरीके से बात कर रहे हैं बनिस्बत आपके बोर्ड में जो पुरुष सदस्य हैं उनकी तुलना में? ये एक इनसेंसिटिविटी है। जैसा हम लोगों ने पहले भी कई बार बताया कि अगर आप मैंसप्लेन करने लगते हैं, मैंसप्लेन का अर्थ होता है कि पुरुषों में सामान्यतः यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि जब वे खासतौर से स्त्रियों से बात कर रहे होते हैं तो व्याख्या पर बल देते हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने संवाद में स्वयं को उच्चतर स्थिति में रखते हैं और इस कारण वे व्याख्या करने लगते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं। मैन प्लस एक्सप्लेन बिकम्स मैंसप्लेन। और मैंसप्लेन हमारे समाज के पुरुषों की विचित्र आदत है। मुझे तो कई बार क्लास में हमारी साथ की शिक्षिकाएं आके बताती हैं कि क्लास में स्टूडेंट, यानी कि समझिए, कल्पना कीजिए क्लास है और क्लास में आप एक स्त्री शिक्षिका हैं, आप शिक्षिका हैं और आपका विद्यार्थी क्लास में खड़े होकर आपको मैंसप्लेन करने लगे। आप समझ सकते हैं कि उसका ज्ञान की स्थिति, उसके अनुभव की स्थिति वह कतई नहीं है कि वह अपनी शिक्षक को एक्सप्लेन करेगा। उसकी जगह पर अगर कोई पुरुष शिक्षक खड़ा होगा तो वह नहीं करेगा। तो क्या आपके अंदर मैंसप्लेन करने की प्रवृत्ति है या फिर आपके अंदर मैंसप्रेड करने की प्रवृत्ति है? मैंसप्रेड का मतलब होता है जब हम बैठते समय अपने लिए, जो आपके लिए आपका लेजिटिमेट स्पेस है, अगर आप पुरुष हैं तो उस लेजिटिमेट स्पेस से ज़्यादा स्पेस आप घेरते हैं, तो वो मैंसप्रेडिंग कहलाती है। ये मैंसप्लेन करना, मैंसप्रेड करना या वंचित समूह के प्रति वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से असंवेदनशीलता व्यक्त करना इज अ बिग रेड फ्लैग। इसलिए अगर आप इनसेंसिटिविटी दिखाते हैं, उसे भी एक रेड फ्लैग मानते हैं। एक और रेड फ्लैग की बात करता हूं और ये रेड फ्लैग है डिसऑनेस्टी। ये सबसे आसान है समझना। आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपके पास उस सवाल का उत्तर नहीं था, उसके बावजूद आपने कहा कि आपके पास सवाल का उत्तर है। डिसऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी का सवाल है, ये ज्ञान का सवाल नहीं है। ऐसा आसानी से हो सकता है कि आपसे सवाल पूछा गया और आपके पास उत्तर नहीं था। आप आसानी से विनम्रता से कह सकते थे कि सर मेरे पास इसका या मैडम मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन आपने दरअसल ये मानते हुए कि शायद आपसे ये पूछा नहीं जाएगा या आप इसे साध ले जाएंगे, आपने डिसऑनेस्टी दिखाई। जो चीज़ आपको नहीं आती थी उसके बारे में आपने दावा पेश किया कि आपको आती है, चाहे आपने इन वाक्यों में कहा या आपने केवल उत्तर देने लगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये इंटीग्रिटी का सवाल हो जाता है। इट इज अनदर रेड फ्लैग। जब भी आप बोर्ड को ब्लफ करने की कोशिश करते हैं, ये एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स। मैंने 3 की बात की, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम लोग इंटरव्यूज़ पर अक्सर वीडियो बनाते हैं, उनमें चर्चा होती रहती है। अगर ये नहीं है तब स्वाभाविक है कि कैंडिडेट जो है आपको प्रभावित करने की स्थिति में है और आगे की बातचीत होगी। अगर मैं अपने तमाम इंटरव्यूज़ को याद करूं जो मैंने लिए, तो कई इंटरव्यूज़ आपको याद रह जाते हैं और वो याद इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कैंडिडेट मजबूर कर देता है आपको याद रह जाने के लिए। ये कहां से आता है? मसलन अगर सेंसिटिविटी का केस है, आप पुराने वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। उन वीडियोस में एक कैंडिडेट है जिसने ओडिशा के सिविल सर्विसेज को टॉप किया था, लेकिन उस सिविल सर्विस को टॉप करने के बावजूद वो उसे
ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, वो एक PSU में इंजीनियर हैं, फाइनली वो IAS बनती हैं। ये जो एक पूरी कहानी है, इस कहानी की वजह से ये कैंडिडेट, मुझे लगता है आपको नाम याद आ रहा होगा, ये कैंडिडेट जो है वो मेरे साथ रह गई, मेरे दिमाग में रह गई, मुझे लगातार याद रही, क्योंकि इसमें आपको दो महत्वपूर्ण चीजें दिखाई दे रही। जैसे हमने रेड फ्लैग्स की बात की थी, इसका ठीक अपोजिट ग्रीन फ्लैग्स हो जाएगा, और यहां पर दो इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्लैग्स हैं, एक सेंसिटिविटी और दूसरा स्ट्रगल। ये दोनों इस व्यक्ति के, इस जो एक महिला कैंडिडेट थी, उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। मैं बात कर रहा हूं संजीता की। समय निकले उस वीडियो को ध्यान से खोज कर देखिएगा, क्यों मैं ये मानता हूं कि उसमें सेंसिटिविटी भी दिखाई देती है और उनकी स्ट्रगल भी दिखाई देती है। मैंने बार बार बताया है कि जब मैं किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा होता हूं तो मेरे लिए एक कहानी पढ़ने जैसा होता है। मेरे लिए यह एक स्टोरी रीडिंग एक्सरसाइज होती है। उसकी पूरी ज़िंदगी एक कहानी की तरह दिखाई देती है, और वहाँ इस कैंडिडेट की कहानी में आप देखेंगे कि उसमें स्मार्टनेस है, उसमें मेहनत है, उसमें संघर्ष है, और एक यात्रा है। इस यात्रा में सेंसिटिविटी का भी सवाल, संवेदनशीलता का भी सवाल आता है, जिसमें वह उन त्यागों के लिए तैयार हो जाती है या सामाजिक रूप से विवश हो जाती है तैयार होने के लिए, जिसे एक सामान्यतः कोई अन्य व्यक्ति आसानी से नहीं कर पाएगा। और जाहिर है संघर्ष की बात तो है ही। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ऐसे ही अगर आपने, जाहिर है कि आप सब लोगों ने रवि कुमार सिहाग के कई इंटरव्यूज देखे होंगे कि उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए। हिज स्टोरी इज टू सम एक्सटेंट इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। आप उनसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने उनको लगातार संघर्ष करते हुए और कई बार इंटरव्यूज़ लिए हैं। उनमें से कुछ ही इंटरव्यू ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन गए हैं, लेकिन जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए उनकी संख्या उससे ज़्यादा है। उस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रगल? क्योंकि आप देखते हैं कि एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जो कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी है, जाहिर है कि उसके पास संघर्ष रहे होंगे, उसके पास वो शुरुआती प्रिविलेजेस कम हैं, जो प्रिविलेजेस सामान्यतः आपको एक आगे की स्टार्टिंग लाइन देते हैं बाकी लोगों की तुलना में। और उसके बावजूद उसकी भाषा, उस 30 मिनट तक ईमानदारी से बात करना एक रोचक तत्व है। जब मैंने रवि कुमार सिहाग का पहली बार इंटरव्यू लिया था, तब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने एक बड़ा रोचक सा अपना डिटेल्स दे रखे थे। इस डिटेल में ये था कि उनके परिवार की जो कृषि से होने वाली आमदनी है वो लगभग कुछ संख्या रही होगी, शायद 1 लाख रुपया या कुछ। और उसमें उन्होंने पिता की आय 1 लाख रुपए लिखी और माँ की आय 0 लिखी। मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि राजस्थान में तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, महिलाएं भी खेती का काम करती हैं, क्या आपकी माताजी खेत पे काम नहीं करती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, माताजी खेत पे काम करती हैं, हमारे सारे इलाके में स्त्रियों को खेत पे काम करना पड़ता है। इनका आपके पिताजी भी खेत पे काम करते हैं, माताजी भी खेत पे काम करती हैं, फिर आपने अपनी आय को, पिता की आय को अब 1 लाख और माता की आय को 0 क्यों लिखा? बराबर क्यों नहीं लिखा? जो भी संख्या रही होगी, जो भी रकम रही होगी, वो मैं भूल रहा हूँ। अभी आपके इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से जो जानकारी मैं ले पा रहा हूँ वो ये कि आप एक भले ही किसान हैं, आमतौर पर केवल 50,000 रुपये वार्षिक आपने आय लिखी है, और बड़े पैमाने पर खेती का फेमिनाइजेशन पूरी दुनिया में हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी माताजी भी इस खेती में सहायता करती ही होंगी। फिर आपने इस राशि को केवल पिता की आय क्यों बताया है, माताजी की आय को क्यों नहीं शामिल किया? यहाँ पर आने के बाद वह संवेदनशीलता आती है। एक आसान सा तरीका, क्योंकि सवाल बहुत साधारण सवाल है, अक्सर पूछा जाता है जब भी ऐसी कोई गलती करता है, और अधिकांश लोगों का इसमें उत्तर होता है कि चूंकि जमीन पिता के नाम पर है इसलिए मैंने आमदनी को पिता की रखा है। लेकिन रवि ने तुरंत कहा, सर ये गलती तो हुई है मुझसे कि मम्मी का भी बहुत योगदान रहता है खेती में, और मैं लिख नहीं पाया सर। तो आपको लगेगा कि मैंने उसकी गलती पकड़ ली और इस कारण ये नेगेटिव किया, जबकि सच्चाई क्या है? यहाँ पर व्यक्ति की संवेदनशीलता दिखी, व्यक्ति की इंटीग्रिटी, ईमानदारी दिखी। जिन जिन चीजों को हमने रेड फ्लैग कहा था, वे तीनों चीजें, एरोगेंस की जगह विनम्रता दिखाई दे रही है, इनसेंसिटिविटी की जगह पर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, और डिसऑनेस्टी की जगह पर ईमानदारी दिखाई दे रही है। तो यह एक उत्तर, जो कि दरअसल अपनी गलती का स्वीकार है, एक पॉजिटिव चीज बन जाता है। तीसरी कैटेगरी ऑफ इंटरव्यूज जो मुझे बहुत पसंद है, और अक्सर आप लोगों को शायद वो उतने पसंद नहीं होंगे क्योंकि वो टेबल के इस तरफ से ही बहुत पसंद हो सकते हैं, ये है जब आपके सामने कोई ऐसा कैंडिडेट आकर बैठे जिसे हम IIT और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की भाषा में फंडू कैंडिडेट कहते हैं। यानी वह कैंडिडेट जो कि बाकी चीज़ों में आपको कभी कभी सोशल स्किल्स में थोड़ा सा कम दिखाई दे सकता है, या उतना कम नहीं भी होगा, लेकिन सोशल स्किल में हो सकता है वो उसकी प्रायोरिटी में ना हो, लेकिन वो अपने विषय को लेकर एकदम डूबे हुए कैंडिडेट होते हैं। जब आपके पास ऐसा कोई कैंडिडेट आता है तो एक शिक्षक के तौर पर मन खुश हो जाता है। ऐसे कई कैंडिडेट मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। मसलन अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर रजत शर्मा का इंटरव्यू देखें,
यूपीएससी के लिए लिया हम लोगों ने। ये रजत शर्मा है जो आईएएस अधिकारी बनते हैं। रजत शर्मा गणित के शानदार फंडू व्यक्ति, या अमृतपाल कौर का इंटरव्यू जो कि इंजीनियरिंग की शानदार स्टूडेंट रही, या फिर मुझे याद आ रहा है आशुतोष कुमार का इंटरव्यू जो कि गणित आईआईटी कानपुर के आए हुए कैंडिडेट थे, शानदार कैंडिडेट। इनको से बात करते समय आप इसलिए खुश नहीं होते कि कोई अतिरिक्त बात, आप खुश होते हैं कि जिस विषय के ये विद्यार्थी रहे उस विषय से इनकी मोहब्बत झलकती है। यानी इन्होंने अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने दिया। अगर ये गणित पढ़ रहे थे तो गणित पढ़ते समय, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो इंजीनियरिंग पढ़ते समय, या सोशल साइंसेस पढ़ रहे थे तो सोशल साइंसेस पढ़ते समय उन्होंने उस विषय से प्यार किया, इसलिए उस विषय के बारे में इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हुए। और इसलिए इनसे बात करते समय लगता है, क्योंकि जब ये से बात अपने विषय पे बात करते हैं तो ऐसे जैसे कि कोई म्यूजिशियन अपने वाद्य को बजाता है और आप उसको, उस संगीत को सुन सकते हैं। आप संगीत में 4 गलती भी निकाल लेंगे अलग बात है, लेकिन इतनी मोहब्बत अपने डिसिप्लिन से होना, यह इनके व्यक्तित्व को शानदार, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व दरअसल केवल चंद चीज़ों की चेकलिस्ट नहीं होता। इस बात को समझिएगा कि हमारा व्यक्तित्व हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से, हमारे इंटरेक्शन से तैयार होता है। और अगर आप यह इंटरेक्शन अच्छा हुआ है तो आपका व्यक्तित्व संतुलित व्यक्तित्व होता है, प्रसन्नता देने वाला व्यक्तित्व होता है, सफल बनने वाला व्यक्तित्व तो खैर वह होता ही है।